उठो जागो तब तक लक्ष्य के पीछे भागो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं रोशन कुमार और मैं उपस्थित हूं आप लोगों के सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वीडियो पार्ट 3 को लेकर। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि ये पार्ट 3 वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप भी पा सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन कूलम्ब्स लॉ। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन कूलम्ब्स लॉ मतलब कूलम्ब्स लॉ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ रखा है। देखिए, पहला पॉइंट क्या है? कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 पॉइंट चार्ज सेपरेटेड एट ए स्मॉल डिस्टेंस। मीन्स कूलम्ब्स लॉ जो है हमारा, वो किसी 2 पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, न कि 3 पॉइंट और 4 पॉइंट चार्ज के लिए। कूलम्ब्स लॉ हमारा सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है, वो भी स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट होगा। कहां सेपरेट होगा? वो भी स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट होगा। दूसरा पॉइंट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। मीन्स इसे हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। कूलम्ब्स लॉ को मैं इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों कहता हूं? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। सिंपल। तीसरा पॉइंट है हमारा, कूलम्ब्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। कूलम्ब्स फोर्स जो होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है, और हम जानते हैं सेंट्रल फोर्स जो होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। सेंट्रल फोर्स कहां लगता है? सेंट्रल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, इसलिए कूलम्ब्स फोर्स जो होता है वो सेंटर की तरफ हमेशा लगता है, इसलिए इसे सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर 4, पेयर ऑफ फोर्सेज आर एक्शन रिएक्शन पेयर दैट इज ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन। मतलब पेयर ऑफ फोर्स जो होता है, पेयर ऑफ फोर्स जो होता है वो क्या होता है? एक्शन रिएक्शन पेयर। इसका क्या मतलब है? एक्शन रिएक्शन पेयर का यह मतलब है, अगर 2 पॉइंट चार्ज मान लो, ले लेते हैं हम, एक पॉइंट चार्ज मान लीजिए Q1 है, दूसरा पॉइंट चार्ज मान लीजिए Q2 है, तो 2 पॉइंट चार्ज अगर हम ले लेते हैं तो यहां पेयर ऑफ जो फोर्स होगा वो एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। इसका मतलब यह है कि ये चार्ज इस पर जितना फोर्स लगाएगा, ये भी चार्ज उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा। दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर, इसे हम एक्शन रिएक्शन पेयर कहेंगे। ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन। जो कूलम्ब्स फोर्स होता है वो हमेशा लाइन के अलोंग लगता है। लाइन के अलोंग लगता है, इसका क्या मतलब है? लाइन के अलोंग लगता है, जैसे कि मान लीजिए ये चार्ज जो इस पे फोर्स लगाएगा वो हमेशा लाइन के अलोंग लगाएगा, मतलब इस दिशा में लगाएगा, इस तरह से फोर्स लगाएगा, हमेशा लाइन के अलोंग लगता है। ये भी पॉइंट क्लियर? चलिए, पॉइंट नंबर 5, ऑल सेंट्रल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। जितना भी फोर्स होता है ये सब क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है नेचर में। जितना भी सेंट्रल फोर्स हम जानते हैं कंजर्वेटिव होता है नेचर में, संरक्षित होता है। केंद्रीय बल हमेशा संरक्षित होता है प्रकृति में। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है? सेंट्रल फोर्स ही है, इसलिए ये भी क्या होगा? नेचर में कंजर्वेटिव होगा, मतलब संरक्षित होगा। चलिए, अब हम इसको रब कर लेते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से।
चलिए अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लिखेंगे बोर्ड पर, आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको। क्वेश्चन है हमारा, अ पॉइंट चार्ज a point charge is moving in a circle, कोई पॉइंट चार्ज है जो कि सर्किल में मूव कर रहा है around a fixed point B, around a fixed point B, किसी फिक्स पॉइंट B के around, as shown in the figure, as shown in the figure, find the speed of charge A, find the speed of charge A, चार्ज A का हमें स्पीड बताना है। फिगर क्या है? फिगर है, दिस इज अ सर्कुलर पाथ, मीन्स सर्किल मान लीजिए, ये है पॉइंट B हमारा और ये है पॉइंट A हमारा। अब यहां पॉइंट B पर जो चार्ज है वो है 10 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज रखा हुआ है। पॉइंट A पे जो चार्ज है वो -9 माइक्रो कूलम्ब का रखा हुआ है। और इसका जो रेडियस दिया हुआ है, मान लीजिए जो रेडियस है वो कितना है? वो है 1 मीटर, 1 मीटर रेडियस दिया है। इस चार्ज का मास दे दिया है, मास ऑफ A कितना है? 1 kg मास दिया हुआ है। चलिए, ये चार्ज जो मूव करेगा, मान लीजिए कैसे मूव करेगा? हमेशा टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट लाइन के अलोंग मूव करेगा। मान लीजिए चार्ज मूव कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा चार्ज का। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है अ पॉइंट चार्ज इज मूविंग, अ पॉइंट चार्ज है मतलब एक पॉइंट चार्ज है जो कि मूव कर रहा है इन अ सर्किल, एक सर्किल पर मूव कर रहा है इस तरह से। पॉइंट चार्ज, ये जो A है, इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो -9 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज है और ये सर्किल में इस तरह से मूव कर रहा है अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट B। फिक्स्ड पॉइंट B है, इसके चारों तरफ, अराउंड मतलब चारों तरफ मूव कर रहा है, जो कि जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है, चित्र में दर्शाया गया है। फाइंड द स्पीड ऑफ चार्ज A, हमें चार्ज A, जो चार्ज A मूव कर रहा है सर्किल में, हमें इस चार्ज A का स्पीड बताना है। इस चार्ज A का हमें स्पीड बताना है। कैसे हम बताएंगे चार्ज A का स्पीड? बताइए। एक बार मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है, कोई बिंदु आवेश A किसी वृत्त के केंद्र आवेश के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। दर्शाया गया चित्र में आवेश A का वेग ज्ञात करे। फिर से बोल देता हूं, कोई बिंदु आवेश A किसी वृत्त के केंद्र B आवेश के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। दर्शाया गया चित्र में आवेश A का वेग ज्ञात करे। हमें आवेश A का वेग ज्ञात करना है, आवेश A का हमें स्पीड बताना है। कैसे हम बताएंगे? एक माइनस चार्ज, एक प्लस चार्ज, यहां पे कौन सा फोर्स लगेगा पता चल रहा है? अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। और यहां पे सेंट्रल फोर्स लगेगा। अगर कोई वस्तु, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर अगर मूव करता है तो उसके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स भी हम कह सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है, दो चार्ज के बीच में हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है कूलम्ब्स लॉ से, F बराबर K Q1 Q2 by R स्क्वायर फोर्स।
इस दो चार्ज के बीच में लग रहा है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर फोर्स, और इस दोनों चार्ज के बीच में एक फोर्स और लग रहा है। कौन सा लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ये क्या होता है? केंद्रीय बल, जो हम लोग क्लास 11 में पढ़ रखे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स हम उसे कहते हैं जो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स हम उसे कहते हैं जो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। तो यहां पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को और सेंट्रीपिटल फोर्स को दोनों को हम यहां पर इक्वेट कर देंगे, मतलब बराबर कर देंगे, और हम स्पीड निकाल लेंगे। मान लीजिए चार्ज जो मूव कर रहा है इसका स्पीड क्या है? मान लीजिए v इसका स्पीड है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वेट करेंगे। लिख लेंगे यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के हम इक्वेट करें। क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स? बोलिए, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बट्टा आर, क्लास 11 सर्कुलर मोशन, mv स्क्वायर बट्टा आर। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब केंद्रीय बल, mv स्क्वायर बट्टा आर, ये होता है हमारा। अब यहां पर देखिए k का वैल्यू हमें लेना होगा। k का वैल्यू कितना होता है? 9 गुने 10 के पावर 9। Q1 यहां पे कितना दिया है? Q1 कितना है? 9 माइक्रोकूलम्ब। चार्ज -9 है, लेकिन हम हमेशा किस में रखेंगे? पॉजिटिव में। ध्यान रखें इस बात को, माइनस डायरेक्ट पुट ना कर दें। चार्ज हमेशा किस में रखते हैं? पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए चार्ज को हमेशा पॉजिटिव ही रखेंगे। 9 माइक्रोकूलम्ब दिया है। 9 माइक्रो हटाने के लिए क्या करना होता है? माइक्रो हटाने के लिए 10 के पावर -6 से गुना करना होता है। माइक्रो हटाने के लिए 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दिए, माइक्रो हट गया। Q1 का वैल्यू हम पुट कर दिए। Q2 कितना है? 10 माइक्रोकूलम्ब। Q2 है 10 माइक्रोकूलम्ब, फिर माइक्रो हटाना होगा, 10 के पावर -6 से गुना करना होगा। आर स्क्वायर, आर मतलब व्हाट? आर मतलब दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। कितना है? 1 मीटर, मतलब 1 का स्क्वायर। अब आइए mv स्क्वायर बाई आर। m क्या है? मास। कितना मास है चार्ज ए का? जो चार्ज मूव कर रहा है उसका मास कितना है? 1 kg ले लीजिए। एक वेलोसिटी, मतलब v क्या है? मान लीजिए वेलोसिटी। तो इस चार्ज का जो वेलोसिटी में क्या है? वेलोसिटी के पास स्पीड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। वेलोसिटी के पास स्पीड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। तो वेलोसिटी के पास स्पीड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मान लीजिए उसका जो स्पीड है चार्ज का, वो मान लीजिए v है, जो हमें निकालना है क्वेश्चन में। यही तो हमको निकालना है, स्पीड। चार्ज ए का हमें क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। तो चार्ज ए का स्पीड हमें निकालना है। चलिए मान लीजिए चार्ज का जो स्पीड है वो v है। स्पीड हमको पता नहीं है, निकालना है। v है, v का स्क्वायर बाई आर। आर कितना है? 1 मीटर। दिस इज 1 मीटर। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं हम यहां पे mv स्क्वायर बाई आर। अब यहां मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए 9×81 इंटू नंबर का मल्टीप्लाई नंबर के साथ, 9×81 इंटू 10 के पावर -6। देखिए यहां पे 10 के पावर -6, 10 के पावर -6, -6 -6 -12, -12 यहां पावर 1 है। -12 में से 1 गया, -11 में से 10 के पावर -9 क्या हो जाएगा? 10 के पावर 9 -11, 10 के पावर -2, 10 के पावर -2 v स्क्वायर आ गया हमारा यहां पे। अब यहां पे v स्क्वायर कैसे निकलेगा? हमारा स्पीड कैसे निकलेगा? स्क्वायर को हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा रूट। इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। 81 10 के -2 का मतलब है नीचे में 2 0, 100 है ना। अब देखिए यहां पे v स्क्वायर निकालना है। v स्क्वायर उधर गया तो हो जाएगा ये रूट 81/100। और यहां पे हमारा v कितना आने वाला है? v आने वाला है 81 का कितना निकलेगा? 9 81, 100 का कितना निकलेगा? 10। तो यहां पे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 0.9 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। तो हम चार्ज का स्पीड निकाल लिए।
कि वो चार्ज कितने स्पीड से घूम रहा था, एक सर्कुलर पाथ पर कितने स्पीड से घूम रहा था, तो वो चार्ज एक सर्कुलर पाथ पे 0.9 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो घूम रहा था। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले कि इसको हम थोड़ा रब कर लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको आराम से। हाँ रोक कर आराम कर, सॉरी रोक कर उसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, रोक कर लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अब हम। चलिए हमारा अगला टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम। कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम, COLUMBS, कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम। हम किसी मीडियम में कूलम्ब्स लॉ देखने वाले हैं। लिख देता हूं मैं हिंदी में, किसी माध्यम में कूलम्ब का नियम, किसी माध्यम में कूलम्ब का नियम देखने वाले हैं। कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कूलम्ब्स लॉ मीडियम में। मान लीजिए हम 2 पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, एक है Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, और ये दोनों चार्ज जो रखा हुआ है वो r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, r डिस्टेंस पे दोनों चार्ज रखा हुआ है। मान लीजिए जो मीडियम है, मीडियम दो तरह का हो सकता है, एक तो पोलर हो सकता है मीडियम, एक तो पोलर हो सकता है जैसे कि H2O हो गया हमारा, और एक नॉन पोलर हो सकता है हमारा मीडियम। कैसा हो सकता है? नॉन पोलर। पोलर मीडियम बहुत को समझ में नहीं आ रहा होगा, पोलर मीडियम नॉन पोलर मीडियम किसको कहते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। आइए पोलर मीडियम, इससे पहले समझते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। पोलर मॉलिक्यूल हम उसको कहते हैं जो डिफरेंट एटम से मिलकर बना हो। पोलर मॉलिक्यूल मैं उसको कहता हूं जो डिफरेंट एटम से मिलकर बना हो, जो अलग अलग एटम से मिलकर बना हो, उसको हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए H2O जो है, वाटर जो है, ये अलग अलग क्या है, अलग अलग एटम से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। और जो मीडियम ले रहा है वो पानी का मीडियम ले रहे हैं, तो H2O मतलब पानी का मीडियम हो गया हमारा यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल, है ना। नॉन पोलर जो सेम एटम से मिलकर बना हो, पोलर मॉलिक्यूल हम उसको कहते हैं जो डिफरेंट एटम से मिलकर बना हो, और नॉन पोलर जो सेम एटम से मिलकर बना हो, जैसे कि N2 H2 है ना, O2 O डबल बॉन्ड O, N2 N ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या है, ये दोनों एटम सेम है, तो सेम एटम से मिलकर बना हो उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। जो डिफरेंट एटम से मिलकर बना हो उसे हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो यहां पर हम ले रहे हैं पोलर मीडियम, तो अब समझ में आ रहा होगा पोलर मीडियम क्या होगा, जो डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ मीडियम का मॉलिक्यूल्स होगा, है ना। यहां पे हम ले रहे हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स मान लीजिए दो चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज, और इसमें जो मीडियम ले लिए वो मीडियम ले लीजिए, मान लीजिए हम क्या ले लिए मीडियम, वो ले लिए पनिया का मीडियम हम लिए, मतलब वाटर लिए, है ना। चलिए मान लीजिए पनिया मीडियम है, इसके बीच में पनिया है ना, मान लीजिए, तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम ही रहेगा, पानी आ गया ना बीच में, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम रहेगा, नहीं रह सकता है ना। मीडियम कुछ भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, केरोसिन ऑयल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मीडियम। चलिए हम देखते हैं क्या फॉर्मूला बनेगा जब मीडियम में चार्ज रखा हो, क्या बनेगा देखते हैं। हम जानते हैं फोर्स, उससे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा, इससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं इप्साइलेन ये क्या होता है। इप्साइलेन तो किसी मीडियम के लिए जो डिफाइन किया जाता है वो डिफाइन किया जाता है परमिटिविटी
परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहां पे इप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी मीडियम का परमिटिविटी, चाहे मीडियम कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा इप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? ये हम जानते हैं इप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है इप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नेक्स्ट है हमारा इप्सिलॉन आर। ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? आइए हम देखते हैं। तो इस दोनों के लिए जो डिफाइन किया जाता है वो डिफाइन किया जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है इप्सिलॉन आर बराबर होता है इप्सिलॉन बाय इप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? इप्सिलॉन आर बराबर इप्सिलॉन बाय इप्सिलॉन नॉट। हम यहां से रिलेटिव परमिटिविटी का डिफिनेशन भी दे सकते हैं। व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? कैसे हम डिफाइन करेंगे इसको, कैसे परिभाषित करेंगे? कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है, इप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से बड़ा या बराबर और इन्फिनिटी से छोटा या उसके बराबर होगा। इप्सिलॉन आर का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा या बराबर, इन्फिनिटी से छोटा या उसके बराबर होता है इप्सिलॉन आर का वैल्यू। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं इसको मिटाने के बाद। चलिए देखते हैं। हमें निकालना था फोर्स, इस मीडियम में लगने वाला फोर्स। मान लीजिए हम फोर्स जानते हैं वो होता है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। चलिए इस फोर्स को हम लिख सकते हैं F बराबर K1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां पे फोर्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। देखिए यहां पे 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है हमारा यहां पे। तो हम यहां पर कोई मीडियम है मान लीजिए, तो मीडियम के लिए क्या डिफाइन होता है? इप्सिलॉन। वहां पर क्या था? फ्री स्पेस था। इप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बट यहां पर क्या है? यहां पर मीडियम आ गया है। तो क्या करेंगे हम? सिंपल 1 बाई 4 पाई और इप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम कर देंगे इप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि किसी मीडियम के लिए क्या डिफाइन होता है? इप्सिलॉन डिफाइन होता है, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम इप्सिलॉन डिफाइन होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहां पर हम लिख सकते हैं नेट फोर्स इन मीडियम, जो कह सकते हैं नेट फोर्स इन मीडियम जो हमारा आने वाला है, नेट फोर्स इन मीडियम। नेट फोर्स इन मीडियम जो हो जाएगा वो हमारा 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन। क्या हम इप्सिलॉन को लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई और इप्सिलॉन को लिख सकते हैं इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हम इप्सिलॉन को इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं, अभी देखे हैं हम, क्या देखे हैं? इप्सिलॉन आर बराबर होता है इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम लिख सकते हैं इप्सिलॉन को इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नॉट। तो नेट फोर्स इन मीडियम हमारा ये कुछ आने वाला है हमारा। चलिए हम देखते हैं थोड़ा ऊपर यहां पे नेट फोर्स इन मीडियम। नेट फोर्स इन मीडियम जो हो जाएगा हमारा, देखिए नेट फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा? 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं K, और यहां पे हमारा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर जो कहते हो क्या बच गया? इप्सिलॉन आर बच गया हमारा, मतलब इप्सिलॉन आर से क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे
और ये हमारा आ गया नेट फोर्स इन मीडियम। किसी मीडियम में हम नेट फोर्स इस तरह से निकाल सकते हैं। मतलब अगर मीडियम आता है तो फोर्स जो है वो 1/εr टाइम्स क्या हो जाता है, फोर्स घट जाता है। मतलब 1/εr टाइम्स फोर्स क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब घट जाता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिए किसी मीडियम के लिए और न्यूमेरिकल में इसका यूज कीजिए। आइए हम देखते हैं इसमें न्यूमेरिकल। इससे पहले कि इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं। चलिए इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं। अब न्यूमेरिकल है हमारा क्वेश्चन, वो है फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। Find the net electrostatics force on charge 6 coulomb in figure। क्या दिया है हमारा फिगर वो भी देखेंगे। ए में ये कहा, क्वेश्चन का ए है, क्वेश्चन का बी भी है। इसमें क्या है, बी में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स electrostatics force on 6 coulomb due to 5 coulomb। इलेक्ट्रिक फोर्स भी निकालना है हमें 6 coulomb पर ड्यू टू 5 coulomb। सी में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन 6 coulomb। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज 6 coulomb इन फिगर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑन 6 coulomb ड्यू टू 5 coulomb। सी में हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 6 coulomb ड्यू टू मीडियम। किसी मीडियम के कारण ही निकालना हमें 6 coulomb पे फोर्स। चलिए फिगर क्या है वो फिगर हम देख लेते हैं। 5 coulomb 6 coulomb 3 मीटर दूरी है इसके बीच का फिगर है हमारा। सबसे पहले हम इसमें कोई मीडियम लिया गया है, मान लीजिए इस तरह से, ये है हमारा मीडियम, दिस इज मीडियम। और इस मीडियम का जो परमिटिविटी है इप्सिलॉन आर वो दिया है हमारा 30। वो कितना दिया है हमारा 30 दिया है। 5 coulomb और 6 coulomb का दो चार्ज रखा हुआ है। मान लीजिए एक चार्ज है 5 coulomb का और दूसरा चार्ज है हमारा 6 coulomb का चार्ज रखा हुआ है। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो है हमारा 3 मीटर। कितना है, 3 मीटर। बताइए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को हम। हमें नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकालना है चार्ज 6 coulomb पर, ऑन चार्ज 6 coulomb इन फिगर में। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। उसके बाद क्या निकालना है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑन 6 कूलम्ब ड्यू टू 5 कूलम्ब। 6 कूलम्ब पर हमें 5 कूलम्ब के कारण भी फोर्स निकालना है। अब सी में क्या निकालना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन 6 कूलम्ब ड्यू टू मीडियम। अब इस मीडियम के कारण हमें निकालना है। चलिए एक बार हिंदी में मैं बोल देता हूं, लिख लीजिए आप लोग हिंदी में। ए में लिखिए, क्वेश्चन का ए में लिखिए, कुल स्थिर वैद्युतिकी बल, कुल स्थिर वैद्युतिकी बल 6 कूलम्ब आवेश पर, 6 कूलम्ब आवेश पर ज्ञात कीजिए दर्शाए गए चित्र में। बी में लिखिए 6 कूलम्ब पर 5 कूलम्ब के कारण लगने वाला स्थिर वैद्युतिकी बल ज्ञात कीजिए। लिख लीजिए वीडियो को रोककर। सी है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन 6 कूलम्ब ड्यू टू मीडियम। 6 कूलम्ब आवेश पर लगने वाला बल माध्यम के कारण ज्ञात कीजिए। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला बन सकता है आप लोग से, बस ट्राई कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए बन जाएगा। क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा 6 कूलम्ब पे 5 कूलम्ब के कारण। तो निकालते हैं हम नेट फोर्स। अभी हम पढ़े हैं नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फॉर्मूला, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अभी हम पढ़े हैं। क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फोर्स? बोलिए Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और 1 बाई क्या बोले 1 बाई एप्सिलॉन आर टाइम्स फोर्स क्या हो जाता है? घट जाता है। कब? जब मीडियम आ जाता हो तब। चलिए K का वैल्यू बोलिए कितना? 9 गुनी 10 के पावर 9। Q1 इज व्हाट? Q1 इज 5 कूलम्ब। Q2 इज व्हाट? Q2 इज 6 कूलम्ब बाई आर स्क्वायर। आर मतलब डिस्टेंस कितना है? 3 का स्क्वायर इंटू 1 बाई एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे? 30। पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 5 एकम 5, 5 36, ये 6 से ये 6 कट गया। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और ये 9 से ये 9 कट गया, बच क्या गया? 10 के पावर 9 न्यूटन बच गया फोर्स हमारा। तो हम नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकाल लिए। ये हमारा आंसर किसका आया? ए का आया। बी में क्या निकालना है हमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑन 6 कूलम्ब ड्यू टू 5 कूलम्ब, मतलब 6 कूलम्ब पे निकालना है सिर्फ और सिर्फ 5 कूलम्ब के कारण, ना कि मीडियम के कारण। समझिए कि मीडियम नहीं था उस समय, तब कितना फोर्स लगता है उस पे 6 कूलम्ब पे। चलिए सिंपल निकालते हैं फोर्स। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहां पे आ जाएगा K का वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9, Q1 का वैल्यू हमारा 5, Q2 का वैल्यू 6 बाई आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और ये 9 से 9 क्या हो जाएगा? कट जाएगा हमारा। क्या आ गया? 6 पंचे 30 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन। ये हमारा आ गया आंसर बी का। सी में क्या कह रहा है? सी में कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकालना है हमें। किस पे निकालना है? 6 कूलम्ब पे। 6 कूलम्ब पे ही निकालना है ड्यू टू मीडियम, सिर्फ और सिर्फ मीडियम के कारण हमें निकालना है, सिर्फ और सिर्फ माध्यम के कारण निकालना है। तो हम नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लिए, मीडियम और चार्ज दोनों के कारण लगने वाला फोर्स, और सिर्फ चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स भी निकाल लिए। ये बताइए कि जब मीडियम नहीं था तब फोर्स ज्यादा था, या मीडियम आ जाने से फोर्स ज्यादा हुआ? मीडियम आ जाने से फोर्स क्या हुआ? घट गया। हम जानते हैं 1 बाई एप्सिलॉन आर टाइम्स फोर्स क्या होता है? घट जाता है। तो मीडियम जैसे आया तो फोर्स हमारा घट गया। जब मीडियम नहीं था उस समय फोर्स क्या था? ज्यादा था। मतलब देखिए 30 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन था, जैसे ही मीडियम आया तो फोर्स हमारा घट गया, और वो घट के कितना निकला हमारा? 10 के पावर 9 न्यूटन। और हमें किसके कारण फोर्स निकालना है? सी में सिर्फ मीडियम के कारण। तो मीडियम के कारण निकालना है तो हम क्या करेंगे? जो हमारा मीडियम नहीं था उसके कारण ज्यादा फोर्स, मीडियम आ गया फोर्स कम, इस फोर्स में से इस फोर्स को हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम सी भी बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू मीडियम। अब हम लिखेंगे यहाँ पे फोर्स ड्यू टू मीडियम। अब हमें मीडियम के कारण फोर्स निकालना है, और मीडियम के कारण कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 30 इंटू 10 के पावर 9
30 इंटू 10 के पावर 9 माइनस 10 के पावर 9। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 10 के पावर 9, 10 के पावर 9 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, ये हमारा आ गया 30, यहाँ बच गया 1, दिस इज 10 के पावर 9, 30 में से क्या गया 29, क्या आ गया हमारा नेट आ जाएगा 29 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन। इतना फोर्स हमारा आ गया किसके कारण, मीडियम के कारण, इतना फोर्स 29 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन। सिंपल है। हम क्या किए यहाँ पे 30 10 के पावर 9, 10 के पावर 9 कॉमन लिए, 30 माइनस 1 29 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन हमारा फोर्स आ गया। आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब हम इसको रब कर लेते हैं। नेक्स्ट चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। धन्यवाद।